Good morning students, PK sir, chemistry sir, welcoming you to the next lecture of chapter is matter around us pure। ठीक है, क्लास 9th का ये लेक्चर नंबर जो भी है देखिएगा आप। इससे पहले जो हम लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं उनके बारे में उनको वॉच करने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग application part of distillation, okay, so let's start the journey। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टिलेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, डिस्टिलेशन क्या होता है, और उसी में हमने देखा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ क्या है, या ओवरऑल जो है सिंपल डिस्टिलेशन जिसको हम बोलते हैं उसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं एप्लीकेशन पार्ट। देखिए, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। सिंपली एप्लीकेशन का मीनिंग होता है कि जो आपने कोई प्रोसेस या कोई थियरी या कोई कॉन्सेप्ट अगर आपने इन्वेंट किया है तो उसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम, उसका जो डेली लाइफ में जो यूज़ होता है उसको ही हम बोलते हैं एप्लीकेशन पार्ट। तो अगर हम इसके एप्लीकेशन पार्ट की बात करें तो देखिए, सबसे पहला एप्लीकेशन जो है इसका वो है जो एयर होती है, एयर, उस एयर के अंदर से जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एयर के अंदर से जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने में, डिफरेंट कंपोनेंट्स को आइसोलेशन करने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर कैन बी आइसोलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो है वो है आपका जो पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो पेट्रोलियम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, पेट्रोलियम के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको आइसोलेशन करने में, पेट्रोलियम और उसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं या जो फ्रैक्शन होते हैं उनको आइसोलेट करने में भी ये मेथड काम में आता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए और क्या यूज़ कर सकते हैं इसका जो ये जो मेथड है इसका और क्या यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसकी अगर हम बात करते हैं तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग, आपकी बुक में एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं फिगर 2.11, फिगर 2.11। ठीक है, उस फिगर के अकॉर्डिंगली, उस फिगर 2.2 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि एयर जो होती है उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको कैसे आइसोलेट करते हैं। साथ में इसी फिगर में एक डायग्राम में एक टेबल भी बना हुआ है, उस टेबल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, ये कुछ गैसेज हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट और उनका परसेंटेज इन एयर बाय वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, तो डिस्टिलेशन में जब इनका हम डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है इनको जब हम आइसोलेट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले उस एयर के उस कंपोनेंट का लिक्विड, पहले हम उसको कंप्रेस करके उसको लिक्विड फॉर्म बनाएंगे। जो भी आपके पास एयर है उसको क्या करते हैं, पहले हम लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं, लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए उसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने का मतलब होता है उसको हम प्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं। ठीक है, जो एयर है जो उसको गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए उसको कंप्रेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में उसको बॉइलिंग करते हैं। लेकिन बॉइलिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, अब देखिए ऑक्सीजन का टेम्परेचर देखिए आप, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -83 डिग्री सेल्सियस। इतना कम टेम्परेचर है कि आप उसको बॉईल करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही बॉईल हो जाता है। नेक्स्ट है आर्गन का टेम्परेचर -186 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन का -190 डिग्री सेल्सियस। तो ये इतने कम टेम्परेचर होते हैं फिर भी बॉइलिंग तो होगा। तो सबसे पहले जो जिसका सबसे माइनस में सबसे कम टेम्परेचर है, जिसका माइनस में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है वो सबसे पहले बॉईल करेगा। तो बॉईल करने का मतलब यहाँ पर सबसे पहले जो आपके नाइट्रोजन जो है वो सबसे पहले आपको आइसोलेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड है जिसका हेल्प से इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हम और आगे इसकी बात करते हैं तो इसी प्रोसेस का यूज़ जो है जो
पेट्रोलियम होता है, उस पेट्रोलियम के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, पेट्रोलियम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको आइसोलेशन करने में भी इसको यूज़ किया जाता है। अब पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ये सब आप लोग क्लास 8th में जो आपका एक चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, उसमें आप डिस्कस कर चुके हैं, आप लर्न कर चुके हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, कोल्टार, वैक्स, पैराफिन, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, इन सबको अलग अलग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन, द नेक्स्ट मेथड और इज क्रिस्टलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यों होता है, क्या होता है, ये भी आपको इसमें लर्न करने को मिलेगा। ठीक है, देखिए क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, आपकी बुक के अंदर एक एक्टिविटी की हेल्प से इसको एक्सप्लेन किया गया है। विद द हेल्प ऑफ वन एक्टिविटी द मेथड और द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हैज़ बीन एक्सप्लेन इन योर टेक्स्ट बुक। अब उसमें क्या किया हुआ है कि सिंपली एक सैंपल लेते हैं इम्प्योर कॉपर सल्फेट का। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कॉपर सल्फेट होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट, तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो आप लोग इसको देख लीजिए, CuSO4। और ये जो CuSO4 होता है इसका जो कलर होता है कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है, कॉपर सल्फेट जो होता है इसको एक और कॉमन नेम है इसका, उसके नाम से भी इसको बोला जाता है। ये तो हो गया इसका केमिकल नेम कॉपर सल्फेट इज़ द केमिकल नेम। और इसी कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू विट्रियोल। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है, नॉर्मली इसको ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। अब क्या करते हैं, देखिए कॉपर सल्फेट को हमें क्रिस्टल्स की फॉर्म में ऑब्टेन करना है विद प्योरिटी। ठीक है, तो क्या करते हैं, उसको कॉपर सल्फेट को हम एक चाइना डिश में लेते हैं। अब ये चाइना डिश क्या होती है भाई, चाइना डिश अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जो ग्लास की बनी हुई होती है एक सिंपल सी स्ट्रक्चर, चाइना डिश जिसको हम बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं मेरे पास में जो हाथ में है, जो ग्लास की बनी हुई है, इसको ही हम चाइना डिश बोलते हैं। ठीक है, तो इस चाइना डिश के अंदर कॉपर सल्फेट की कुछ क्वांटिटी लेते हैं। और ये जो कॉपर सल्फेट है ये इम्प्योर कॉपर सल्फेट है। ये कैसा है, इम्प्योर कॉपर सल्फेट है। अगर इम्प्योर है तो इट मीन्स इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कॉपर सल्फेट नहीं है। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, इसको हम वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं, इस कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसोल्व करते हैं। और उसके बाद में जो कॉपर सल्फेट है ये वाटर सोल्यूबल होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है और वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में क्या होगा कि इसके अंदर से जो इम्प्योरिटीज़ है उनको हम फिल्टर पेपर की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर वी कैन सेपरेट आउट, वी कैन फिल्टर इट। ओके, और उसके बाद में जो हमारा फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट को हम क्या करते हैं, इवोपरेशन का मेथड अप्लाई करते हैं। इवोपरेशन में क्या करते हैं, सिंपली जो आपका लिक्विड है उस लिक्विड को क्या कर देते हैं, एक ओपन जगह पे, ओपन एरिया में, उसको खुले एरिया में छोड़ देते हैं, उसको रख देते हैं ऐसा कैसा ही। और कुछ एक दिन के लिए, चलिए मान लीजिए उसको एक दिन के लिए हम छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसकी जो वाटर है वो वाटर वेपर की फॉर्म में आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी। ठीक है, उससे क्या होगा, जो आपका कॉपर सल्फेट का जो आपके पास सॉल्यूशन था जिसमें से इम्प्योरिटीज़ को हमने फिल्ट्रेशन मेथड से हटा दिया था, वो जो इम्प्योरिटीज जो कॉपर सल्फेट जो बचा हुआ था उसका जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या उसमें से वाटर जो है वो ऊपर चला जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, वो होता है इवोपरेशन। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करते हैं हम, ये जो हमारा कॉपर सल्फेट है जिसका सेचुरेटेड सॉल्यूशन हमें मिला है, सेचुरेटेड का मतलब क्या है, जिसके अंदर वाटर की अमाउंट, वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है और कॉपर सल्फेट ही उसमें ज़्यादा है। ठीक है, अब उसके ऊपर क्या करते हैं, हम एक फ़िल्टर पेपर लगा देते हैं और उसके बाद में उसको एक दिन के लिए, फॉर वन डे, उसको हम क्या कर देते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वाले रूम में उसको छोड़ देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, और फिर अगले दिन जब हम देखेंगे तो आपको देखेगा कि कॉपर सल्फेट जो होता है उसके चाइना डिश जो आपने ली थी उस चाइना डिश के अंदर कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और यही मेथड जो होता है इसको ही हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन।
तो अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस को हम क्रिस्टल की फॉर्म में, अगर प्योर फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में एज ए प्योर फॉर्म अगर ऑब्टेन करते हैं तो दैट मेथड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं है कि आपको, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि आपको याद ना हो। ठीक है, यू कैन इजीली रिकॉल इट। तो क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन क्या होगा, इम्पोर्टेंट हमारे लिए है कि क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन क्या होगा। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको इस क्रिस्टलाइजेशन जो मेथड है इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन के अंदर देखिए क्या होता है कि जब हम किसी प्योर सॉलिड को, जब हम किसी प्योर सॉलिड को क्रिस्टल की फॉर्म में, जब हम किसी प्योर सॉलिड को क्रिस्टल की फॉर्म में, क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर किसी सॉल्यूशन में से क्रिस्टल्स को प्योर सॉलिड की फॉर्म में सेपरेट किया जाता है। ओके, दैट मेथड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। और ये जो डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट डेफिनेशन इज प्रेजेंट और इज अवेलेबल इन योर टेक्स्ट बुक, यू कैन कॉपी इट फ्रॉम देयर। ओके, अब इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक क्वेश्चन है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये है कि वाई इज crystallization, why is crystallization superior, why is crystallization superior over, why is crystallization superior over evaporation। यानी कि अगर आप इवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन का कंपैरिजन करते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन जो है वो अच्छा क्यों है, क्रिस्टलाइजेशन जो है वो अच्छा क्यों है, या क्रिस्टलाइजेशन की जो टेक्निक है वो बेटर क्यों है, बेटर का मतलब उससे अच्छी क्यों है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में से चेक करके और अपने नोटबुक में लिखेंगे और आपके जो सब्जेक्ट टीचर है उनको सबमिट करेंगे। ठीक है, कि क्रिस्टलाइजेशन को सुपीरियर बताने के लिए आपको इसकी बुराई करनी पड़ेगी, इसकी इवापोरेशन की बुराई करनी पड़ेगी, तभी तो ये अच्छा बनेगा। अगर आप इसकी बुराई कर दोगे तो ये अच्छा बन जाएगा अपने आप ही, तो ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में एप्लीकेशन पार्ट आता है इसका, किसका, क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल प्रोसेस है। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, तो फिजिकल प्रोसेस है तो इसका कोई एप्लीकेशन पार्ट भी होना चाहिए। तो सबसे पहला है प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला तो आप लोग सभी जानते होंगे, मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को आपको वाटर का फॉर्मूला तो ज़रूर आता होगा। चलिए देखते हैं वाटर का फॉर्मूला किस किस को पता है। सभी लोग वाटर का जो फॉर्मूला होता है उसको कमेंट सेक्शन में या चैट बॉक्स में बताइए, कमेंट सेक्शन में या चैट बॉक्स में बताइए कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, इसकी हेल्प से क्या रहता है, क्रिस्टलाइजेशन की मेथड की हेल्प से क्या रहता है। सेकंड है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, एलम को हिंदी में फिटकरी बोलते हैं। ठीक है, तो एलम का जो प्योर सैंपल होता है उसका सेपरेशन इसी मेथड से करते हैं, सेपरेशन ऑफ प्योर एलम। एलम क्या होता है, एक प्रकार का सॉल्ट होता है, मिक्स्ड सॉल्ट, सेपरेशन ऑफ प्योर एलम। ठीक है, और इस एलम का यूज़ क्या करते हैं, देखिए जो लोग बड़े हो जाते हैं, मीन्स अभी तो आप लोग तो छोटे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के जो बियर्ड होता है, दाढ़ी जिसको हम बोलते हैं, तो आजकल तो इसका यूज़ कम हो गया है एलम का। पहले क्या होता था कि जो बार्बर होते थे वो आफ्टर शेविंग लोशन, यानी कि उस समय तो आफ्टर शेव लोशन होता नहीं था, आज से करीब 50 साल पहले, या लोग जो गरीब लोग होते हैं, पैसे जिनके पास कम होते हैं, नहीं होते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, आफ्टर शेविंग जो है उसके बाद में जो एलम होता था उसका जो पीस होता था उसको लेके वाटर में डिप करके और उसी को जो है उसको आफ्टर शेव यूज़ करते थे। क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो स्किन है उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको किल करने की कैपेसिटी आती है, और इसके अलावा जो आपका कोई अगर कट वगैरह लग जाता है तो उसको जो हील होता है, वुंड हील, उसको फीलिंग करने में, वुंड हीलिंग में भी ये एलम यूज़फुल होती है। ठीक है, सो दीज आर टू मेथड्स
दीज आर टू एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो इस इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है, दिस मेथड। और ये जो मेथड है क्रिस्टलाइजेशन का, इसी क्रिस्टलाइजेशन मेथड की हेल्प से ही जो हमारा प्योर वाटर जो होता है, जो हमें प्योर वाटर मिलता है, उसको भी हम जो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं जहाँ पे पब्लिक वर्क्स होता है, तो वहाँ पे इसकी हेल्प से ही क्या किया जाता है, बड़े बड़े सिटीज़ में वाटर की व्यवस्था की जाती है इतने बड़ी पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक, दैट इज़ 2.4 और इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। पहली बात तो ये है कि ये जो टॉपिक है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये आप लोगों के लिए नया नहीं है। इट इज़ नॉट ए न्यू टॉपिक फॉर यू बिकॉज ऑलरेडी इन योर प्रीवियस क्लासेस you have discussed about this. Okay, so it is just a revision आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी पता तो होना ही चाहिए। ठीक है, कि वही होता क्या है फिजिकल चेंज, होता क्या है केमिकल चेंज। ठीक है, तो मैं सिंपली डेफिनेशन बोल रहा हूँ और उसका जो डेफिनेशन है वो आप लोग अपने नोटबुक में मेंशन करेंगे, नोट इट डाउन करेंगे। ठीक है, देखिए फिजिकल चेंज का मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा चेंज जिसके अंदर कोई मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उनमें से किसी एक फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज हो जाता है। ठीक है, ए चेंज इन विच one or more physical property of a substance get changed, that is called a physical change। ठीक है, अब फिजिकल चेंज की डेफिनेशन तो हो गई, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हमने एक वर्ड यूज़ किया है इसके अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं हम कि ये एग्जांपल्स हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है आपका कलर। किसी भी सब्सटेंस का जो कलर होता है, ये कलर जो है उसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है उसका हार्डनेस, ये भी उसका क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा आता है मेल्टिंग पॉइंट, इसके अलावा नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, और इसके अंदर और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डेंसिटी, ये भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो अगर किसी सब्सटेंस की इन किसी एक प्रॉपर्टी में कोई अगर चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज बोलते हैं उसको। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल की हेल्प से मैं इसको बताता हूँ आपको। देखिए एग्जाम्पल फिजिकल चेंज का कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। सभी लोगों ने वाटर तो ज़रूर देखा है, ओके, बिल्कुल देखा होगा। वाटर को अगर आप हीट करते हैं, यानी कि सिंपली वाटर को जब आप गर्म करते हैं तो वाटर को गर्म करने से क्या होता है, आपके पास स्टीम बनता है। स्टीम यानी कि भाप, या स्टीम को आप वाटर वेपर भी बोल सकते हो। ये स्टीम बनता है, ये तो है आपका लिक्विड स्टेट, और स्टीम जो है वो है आपका गैसियस स्टेट, यानी कि गैस फॉर्म में। स्टीम को आप चाहो तो वाटर वेपर भी बोल सकते हो। ठीक है, वाटर लिक्विड फॉर्म है, स्टीम जो है वो वाटर का गैसियस फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पर वाटर क्या है, एक सब्सटेंस है, एक मैटर है, उस मैटर का आपने स्टेट चेंज कर दिया, लिक्विड से गैसियस स्टेट में ले आया आप। ये आपने क्या किया, एक फिजिकल चेंज कर दिया है। ये क्या कर दिया आपने, एक फिजिकल चेंज कर दिया। अगर आप इस स्टीम को कूल करते हैं, कूल करते हैं तो वापस ये स्टीम जो है आपका वाटर लिक्विड फेज में या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है।
ठीक है। तो यहाँ पर इंटर कन्वर्जन हो रहा है स्टेट का, इंटर कन्वर्जन किसका हो रहा है, स्टेट का हो रहा है। स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पर, ये जैसे सॉलिड लिक्विड गैस जो हम बोलते हैं, ये सब क्या है, सब्सटेंस की या मैटर की 3 स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट बोलते हैं इनको, ठीक है। सो ऐसा करने पर क्या उस केमिकल उस सब्सटेंस की जो कंपोजिशन है उसमें कोई चेंज हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब हमने वाटर को हीट किया तो हमें पता है कि वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2O होता है, ठीक है। वाटर को आपने हीट किया, वाटर हीट करने के बाद में स्टीम में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में भी तो क्या है, वाटर का फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा, चाहे से आप वाटर लिखो या लिक्विड फॉर्म में लिखो या उसकी जो है कौन सी फॉर्म बोलेंगे इसको, गैसेस फॉर्म बोलेंगे, उसको लिखो। तो इसमें केमिकल कंपोजिशन तो सेम ही रहा, यानी कि सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, केमिकल स्ट्रक्चर तो सेम ही रही। तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का, फिजिकल चेंज का एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। आपके पास आइस है, बिल्कुल है आइस। आइस को आपने क्या किया, आइस को आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर, एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ऑटोमेटिकली ही वो जो आइस है वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, वाटर में। सभी को देखा, सभी ने ये तो एक्सपीरियंस ज़रूर देखा होगा कि अगर आपके पास आइस है तो वो जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, आइस इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर, ठीक है। कैसे करेंगे, सिंपली अगर आप चाहो तो इसको हीट करके भी कर सकते हो, और अगर आप हीट नहीं करना चाहते हो तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, ओके। अब आइस सभी ने देखी है, तो आइस का जो फिजिकल स्टेट होता है वो होता है सॉलिड। आइस कैसी होती है, सॉलिड स्टेट में होती है। वाटर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में है, ये तो आप सभी को पता ही है। अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए, आइस जो है वो हीट किया आपने उसको और वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, मीन्स आफ्टर हीटिंग दैट आइस इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ गया। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, ये जो चेंज है ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सब्सटेंस है, आपके पास जो मैटर है, उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि आइस का भी जो फॉर्मूला है वो H2 ही लिखते हैं हम, और वाटर का फॉर्मूला तो आप सभी को पता है कि H2 ही होता है। तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, ठीक है। चलिए, ये तो आप लोगों को सबको समझ में आ ही गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है मुझे। नेक्स्ट आता है केमिकल चेंज। नेक्स्ट जो है वो क्या है, केमिकल चेंज। ये वाला केमिकल चेंज क्या होता है, सिंपली हमने फिजिकल चेंज के लिए क्या बोला था कि एक ऐसा चेंज जिसके अंदर किसी मैटर की या सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज में क्या होगा, उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज आ जाएगा, उस सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो उसको हम क्या बोल देंगे, केमिकल चेंज, ठीक है। तो अब इस केमिकल चेंज की डेफिनेशन को आप सब लोग लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे देखते हैं आप लोगों को। आपकी जो नोटबुक है उसका जो है, अभी से आप लोग क्लास तो ले नहीं रहे हैं रेगुलरली, मीन्स यू आर नॉट प्रेजेंट इन द स्कूल, ओके, एट दिस कोरोना टाइम। तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी डेफिनेशन या जो भी आप नोट डाउन कर रहे हैं उसको आपकी फ़ोटो खींच के उसका और आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं, क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उनको आप उसको सेंड करिए और उसको दिखाइए, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। अब जैसे केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल जो है केमिकल प्रॉपर्टी में वो आता है टेस्ट का। टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। टेस्ट क्या होता है, और क्या हो सकता है जो केमिकल प्रॉपर्टी में उसके इंक्लूड होता है, तो हो सकता है उसके अंदर जो है उसकी पीएच जो है वो चेंज हो जाए। पीएच क्या होती है ये आपके बाद की बातें हैं, आप इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हो, एसिडिक या बेसिक बिहेवियर, एसिडिक और बेसिक बिहेवियर, बेसिक नेचर, ये भी क्या है, एक प्रकार का उसका केमिकल प्रॉपर्टी है। तो अगर किसी सब्सटेंस के टेस्ट में चेंज आ जाए, अगर किसी सब्सटेंस के टेस्ट में चेंज आ जाए तो कंफर्म है कि उसका केमिकल चेंज हुआ है। अगर किसी सब्सटेंस की पीएच बदल जाए, पीएच चेंज हो जाए, इट मीन्स उसका
केमिकल चेंज हुआ है, या उसका एसिडिक कैरेक्टर चेंज हो जाए, या उसका बेसिक कैरेक्टर या बेसिक नेचर चेंज हो जाए, दैट मीन्स समथिंग हैज़ हैपेंड एंड दैट समथिंग इज कॉल्ड हियर केमिकल चेंज। ठीक है, चलिए ये भी आप लोग समझ जाएंगे, इजीली आराम से समझ जाएंगे। अब इसका भी एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, इसका भी एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको बताता हूँ, और वो है आपके पास है मिल्क। आपके पास क्या है? मिल्क। और इस मिल्क से आपने क्या किया? कर्ड बनाया। मिल्क से क्या बनाया आपने? कर्ड बनाया। मिल्क का टेस्ट सभी को पता है, कर्ड का टेस्ट सभी को पता है। सो द टेस्ट ऑफ मिल्क एंड द टेस्ट ऑफ कर्ड इज़ नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। इसका मीनिंग क्या हो गया कि इसका टेस्ट चेंज हो गया। अगर इसका टेस्ट चेंज हो गया है तो 101% आप कह सकते हो कि ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी बात देखिए, केमिकल चेंज में और क्या होता है। पहले हम अगर उनकी कंपैरिजन करें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की, तो देखिए फिजिकल चेंज में कभी भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस बता रहा हूँ मैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पे मिल्क था, मिल्क से कर्ड बन गया, नया सब्सटेंस आ गया। ओके, सो ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन केमिकल चेंज। ठीक है, दैट इज कर्ड। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज होता है, उस केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। केमिकल चेंज होता है उसको हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। अब ये केमिकल रिएक्शन की जैसे ऐसा मत कहना कि सर फिजिकल चेंज को क्या हम फिजिकल रिएक्शन बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। एक और पॉइंट देखिए, फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है वो क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। अब ये रिवर्सिबल क्या वर्ड होता है, इसका क्या मीनिंग होता है देखते हैं अभी। और जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब जो, पहले रिवर्सिबल की बात करते हैं। देखिए रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल की हेल्प से अपन इसको लर्न करते हैं। ये आपके पास वाटर था, आपने इस वाटर को हीट किया था। वाटर को जब आपने हीट किया तो वाटर हीट करने से स्टीम बना। इस स्टीम को अगर आप वापस कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वापस ये क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। यानी कि ये वाटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया स्टीम बनाने के लिए, फिर ये स्टीम वापस आया बैकवर्ड डायरेक्शन में वाटर बनाने के लिए। सो दिस मेथड और दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। और यहाँ पर यही मैंने लिखा है कि फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है जनरली। ठीक है, नेक्स्ट इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल के लिए हमने एग्जांपल देखिए, ये देखिए था, ये देखिए मिल्क है, मिल्क से आपने कर्ड बनाया। ठीक है, मिल्क से आपने कर्ड बनाया। अब आपके पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे आप कर्ड से वापस मिल्क बना सको। There is no such a method. With the help of that method, you can convert this curd into milk. Okay, so this is the irreversible change. Irreversible change. So ये आपको याद रखना है कि केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने दिया था, क्वेश्चन नंबर 1, और अब एक क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपकी टेबल बनानी है एक बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर एक टेबल बनानी है, और उस टेबल के अंदर आपको 2 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, 2 कॉलम, और आपको एक साइड में, लेफ्ट साइड में PC लिखना है, PC फॉर फिजिकल चेंज, और दूसरी साइड में आपको लिखना है CC फॉर केमिकल चेंज। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे इसके 5 एग्जाम्पल दोनों के लिखने हैं बस। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल आपको 5 एग्जाम्पल बना के एक टेबल बनानी है। बस इतना सा आपको एक छोटा सा मैं काम दे रहा हूँ। ठीक है, जो आपको करना है आज ही करना है, और आज ही करके इसको आपको अपने जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनको, या आपके जो साइंस टीचर है उनको आपको इसको सबमिट करना है। ठीक है, कि फिजिकल चेंज के 5 एग्जाम्पल्स, केमिकल चेंज के 5 एग्जाम्पल्स आपको क्या करना है, लिखना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो ये है आज की क्लास के लिए। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया है।
और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है या कोई डाउट हो, किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखिए या अपना चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछिए, और या फिर आप अपने जो है व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, आई विल बी अवेलेबल फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम और दैट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट class, and till then take care, keep yourself safe, and bye bye.